हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम अपनी एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज में कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इसके कुछ बेसिक्स समझे थे कि ये होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब इसके दो मेन थिंकर्स हैं, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बेंथम अंकल ने क्या क्या कहा था यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में, और कल हम समझेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। ओके, सो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसमें हम कर रहे थे नॉर्मेटिव एथिक्स, और नॉर्मेटिव एथिक्स में वर्च्यू एथिक्स और इसके सब पार्ट्स हम कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं टीलियोलॉजी, और टीलियोलॉजी में हिडोनिज्म हो गया है, मैकियावेलिज्म हो गया है, एथिकल ईगोइज्म हो गया है, और अब हम कर रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका एक वीडियो हम कर चुके हैं। और अब हम इसके जो दोनों थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है यूटिलिटेरियनिज्म में ना, ये दो मेजर थिंकर्स हैं, और इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यूज के थ्रू हम यूटिलिटेरियन को समझेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म को समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम चाचा को। चलो देखते हैं। तो जेरेमी बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, या फिर सोशल हिडोनिज्म। हिडोनिज्म हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पता क्या होता है तो ऊपर लिंक लगा दूंगा, देख लेना। अब क्या है, देखो, ये जेरेमी बेंथम जो थे ना, 1748 से 1832 के टाइम पे ये एग्जिस्ट करते थे, और इनको यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर माना जाता है। और इनकी जो सिद्धांत है, इनकी जो थियरी है, उसको जैसा मैंने बताया, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म या सोशल हिडोनिज्म कहते हैं। और इनकी ये जो थियरी है ना, ये इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि ये एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बेसिस बना सकें मोरालिटी का। यानी मोरालिटी को इन्होंने, वैसे तो देखो क्या होता है, साइंस के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। आर्ट्स में होंगे सोशल साइंस वगैरह वगैरह। साइंस में होते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनमें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने मोरालिटी, जो एक ह्यूमैनिटीज का कॉन्सेप्ट है, उसको उठा के उसका एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश की थी। और उन उसमें इन्होंने एथिक्स और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, प्लेजर और पेन का, जो हमने हिडोनिज्म में पढ़ा था, उसको इन्होंने लिंक किया था एक साइंटिफिक बेसिस देने के लिए। देखेंगे कैसे। तो इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरन मास्टर्स। यानी कि कुदरत ने, प्रकृति ने इंसान को दो मालिकों की शरण में भेज रखा है, जिनके नाम है पेन एंड प्लेजर। यानी कि ह्यूमन बींग्स को ये दो जो मास्टर हैं, ये मालिक हैं, यही कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम है पेन, यानी कि दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, वेदना, प्लेजर यानी कि मजा, खुशी, हैप्पीनेस, ये सब। और एंड इट्स फॉर देम अलोन टू पॉइंट आउट व्हाट वी ought टू डू एज वेल एज टू डिटरमाइन व्हाट वी शैल डू। और हम इन्हीं दो चीजों के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे। देखते हैं कैसे। सो बेंथम ने, जेरमी बेंथम ने एक बेसिक अजम्पशन बनाई, जो कि वो उन्होंने साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस, लोगों को देख के, पढ़ के, ये सब करके उन्होंने एक अजम्पशन बनाई कि हमारे दो मास्टर्स हैं, प्लेजर एंड पेन। प्लेजर जो है वो डिटरमाइन करता है कि हम क्या डिजायर करते हैं, हमें क्या चाहिए, प्लेजर। एंड पेन जो है वो डिटरमाइन करता है कि हम किस चीज से दूर भागते हैं, हम क्या अवॉइड करते हैं, ये पेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपनी ही लाइफ में देखो, रील देखने में मजा आता है, तो तुम खाना खाते भी रील देख रहे हो, तुम सोने से पहले भी रील देख रहे हो, तुम टॉयलेट में बैठ के भी 2 घंटे रील देख रहे हो, और पढ़ने में तुम्हें मौत आती है, पेन होता है, सो तुम मर मर के पढ़ते हो, तुम्हारे घर वालों को कहना पड़ता है पढ़ ले, ये है वो है, तो या प्रेशर आता है तब पढ़ते हो। सो तुम, जो चीजें हमें तकलीफ देती है, अनकंफर्टेबल लगती है, उनको हम अवॉइड करते हैं, और जिसमें मजा आता है उसकी तरफ भागते हैं। दैट इज वॉट बेंथम सेड। ओके, सो बेंथम ने कहा कि ह्यूमन एक्शंस आर नेचुरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन। यानी कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो नेचुरली ही इस तरह से अलाइंड होते हैं कि हमारा प्लेजर बढ़ सके, मजा बढ़ सके, खुशी बढ़ सके, इंजॉयमेंट बढ़ सके, और हमारा दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, ये कम हो सके। और यही आइडिया है जो कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियरी है, उसका फाउंडेशन बनता है।
अब इन्होंने दूसरा दिया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो कि इनकी जो फिलॉसफी है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यूटिलिटी का क्या मतलब है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एक्शन की वो प्रॉपर्टी जो कि प्लेजर को क्रिएट करती है और पेन को प्रिवेंट करती है। ओके, तो यहां से बेंथम ने एक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बनाया कि कोई भी एक्शन, एन एक्शन इज मॉरली राइट, कि कोई भी एक्शन नैतिक रूप से सही है अगर वो ग्रेटेस्ट नेट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रोड्यूस कर रहा है और उनकी सफरिंग मिनिमाइज कर रहा है। यानी कि आप किसी भी एक्शन को सही या गलत कैसे जज करोगे? अगर उस एक्शन से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी, ज्यादा से ज्यादा उनका वेलफेयर जनरेट हो रहा है, तो वो एक्शन मॉरल है, नैतिक है। और या फिर उस एक्शन से उनकी जो सफरिंग है, जो उनका दुख है, वो कम हो रहा है, वो एक्शन नैतिक है, moral है। तो यूटिलिटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एक्शन, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन और ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस बेनिफिट, हैप्पीनेस, प्लेजर और प्रिवेंट पेन एंड सफरिंग, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा। अब यही जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये हर एक्शन की मोरालिटी का अल्टीमेट टेस्ट है इस थियरी में, यूटिलिटेरियनिज्म की थियरी में। दूसरा है इनका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। तो बेंथम ने बिलीव किया कि ईच पर्सन काउंट्स एज वन एंड नो वन काउंट्स फॉर मोर देन वन, यानी कि आप हर इंसान की इस समाज में सेम वैल्यू है। तो इससे क्या हुआ, एक इक्वालिटी का प्रिंसिपल उन्होंने जनरेट किया मोरालिटी की कैलकुलेशन में। तो इसमें क्या है कि मोरालिटी जो है वो आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से जज की जाएगी, आपके एक्शंस की इंटेंशन से नहीं, कि आपने किस इंटेंशन से वो काम किया। वो याद है ना, शेल्टर में आप गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए लेके जा रहे हो लोगों को, या अपने मन की शांति के लिए। द फोकस इज ऑन कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड नॉट इंडिविजुअल हैप्पीनेस। यानी कि एक्शन की अगर मोरालिटी आपको चेक करनी है, तो आप ये नहीं देखोगे हीडोइज्म की तरह के मुझे कितना मजा आ रहा है। आप ये देखोगे मेरे इस एक्शन से कितने ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, या कितने ज्यादा लोगों को खुशी मिल रही है, या उनको मजा आ रहा है। सो ईच पर्सन हैप्पीनेस इज काउंटेड इक्वली, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल हैप्पीनेस को अगर हम काउंट करेंगे तो ये वन है, और कलेक्टिव हैप्पीनेस यानी मान लो तुम्हारी पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है और उसमें 1000 लोग हैं, तो ये 1000, एंड 1000 इज एनी डे ग्रेटर देन वन। सो इट फोकसेस ऑन कलेक्टिव हैप्पीनेस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसलिए जो बेस्ट एक्शन होता है मॉरली इस थियरी के अंडर, वो होता है मैक्सिमम नेट हैप्पीनेस फॉर द सोसाइटी। एग्जाम्पल से देखो, अब मान लो गवर्नमेंट के पास ना लिमिटेड फंड्स हैं, जो कि उनके होते ही हैं हमेशा। अब उसके पास ना दो ऑप्शन है, कि एक तो वो एक लग्जरी फैसिलिटी बना दे, मान लो ये 5 स्टार होटल बना दिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, या फिर वो दूसरा ऑप्शन है कि वो एक पब्लिक हॉस्पिटल बना दे 50,000 लोगों के लिए। ओके, तो अब इनमें से कौन सा रूट गवर्नमेंट ले? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चूज करेगी या करना चाहिए ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो ज्यादा ग्रेटर ओवरऑल हैप्पीनेस या ओवरऑल वेलफेयर क्रिएट करेगा सोसाइटी में, और ज्यादा लोगों को सर्व करेगा एज कंपेयर टू दिस 5 स्टार होटल, जहां पे सिर्फ 1000 लोगों का ही फायदा होगा। दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। तीसरा जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया, बेंथम जी ने, बेंथम अंकल ने, उन्होंने कहा क्वांटिटेटिव, यानी कि सारे प्लेजर्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं क्वालिटी में। ओके, यानी कि उनकी क्वालिटी जो है वो बराबर होती है, बट उनकी क्वांटिटी जो है वो अलग अलग होती है। कैसे? अब हमने हेडोनिज्म में पढ़ा था, एपिक्यूरियनिज्म में, कि कुछ प्लेजर्स जो होते हैं वो हायर प्लेजर होते हैं, कुछ लोअर प्लेजर होते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ प्लेजर्स में उसको डिवाइड किया गया था। हायर प्लेजर्स जैसे कि आप कोई इंटेलेक्चुअल थियरी पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता है शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो, आप कुछ स्किल सीख रहे हो, दीज आर हायर प्लेजर्स। लोअर प्लेजर हो गए खाना खाना, सेक्स करना। ओके, ये सब चीजें हैं लोअर प्लेजर्स। तो क्वालिटीज में डिवाइड हैं, इनको हम इंटेलेक्चुअल या फिजिकल प्लेजर्स भी कह सकते हैं। यानी कि हायर प्लेजर्स जो हैं वो हैं इंटेलेक्चुअल, और लोअर प्लेजर्स जो हैं वो हैं फिजिकल प्लेजर्स, शारीरिक सुख। तो अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम, इन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेजर इज प्लेजर। किसी को खाना खाने में अगर मजा आ रहा है, तो वो उसका मजा
इज इक्वल टू, अगर किसी को शास्त्रीय संगीत सुनने में मजा आ रहा है या किसी को कालिदास के जो ड्रामास हैं वो पढ़ने में मजा आ रहा है, दे आर ऑल इक्वल, ऐसा बेंथम का मानना था। बट इन्होंने कहा कि क्वालिटी जो है वो कुछ नहीं होती है, मजा इज मजा, हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस। होता क्या है कि किस एक्टिविटी से तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है और किससे तुम्हें कम आ रहा है, यानी कि क्वांटिटी। ओके, सो हाउ मच प्लेजर एन एक्टिविटी प्रोड्यूसेस, नॉट व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर इज, यानी कि इन्होंने फोकस किया क्वांटिटी पे ना कि क्वालिटी पे। तो अगर दो एक्टिविटीज हैं वो बराबर अमाउंट का प्लेजर जो है वो जनरेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या ड्यूरेशन या नंबर ऑफ पीपल, तो वो दोनों एक्टिविटीज जो हैं वो बराबर ही वैल्यूएबल हैं, रिगार्डलेस कि उनमें से एक एक्टिविटी जो है वो इंटेलेक्चुअल है और दूसरी जो है वो ऐसे ही स्टूपिड ट्रिवियल है। देखते हैं कैसे। तो उन्होंने फेमसली कहा कि प्रिजुडिस अपार्ट, द गेम ऑफ पुशपिन इज ऑफ इक्वल वैल्यू विद द आर्ट्स एंड साइंसेज ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री। यानी कि पुशपिन एक गेम होता था, वहां पे जैसे अपना लूडो होता है ना, इस टाइप का गेम होता था कि ये जो स्टूपिड सा गेम है, अगर किसी को इसमें मजा आ रहा है और किसी को पोएट्री में, म्यूजिक में, इनमें मजा आ रहा है, बट तो ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि दोनों से सेम ही मजा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पबजी खेलते हो 2 घंटे तो तुम्हें मजा आता है, बट तुम्हारा रूममेट है, उसको 2 घंटे कोई सीरियस फिलोसॉफिकल बुक पढ़ना वो प्रेफर करता है, तो उसको उसमें मजा आ रहा है। ओके, बट नॉर्मली तुम्हें लगेगा कि यार वो इंटेलेक्चुअल बुक पढ़ रहा है एंड ही इज इंजॉइंग इट, उसका ज्ञान भी बढ़ रहा है। ओके, सो हिज प्लेजर मस्ट बी हायर प्लेजर, बट नहीं। बैंथम चाचा कहते हैं क्योंकि दोनों एक्टिविटीज सिर्फ मजा ही जनरेट कर रही हैं, इक्वल क्वांटिटी में कर रही हैं, तो दोनों एक्टिविटीज बराबर हैं। ओके, इनमें कोई फर्क नहीं है। और यही जो इनका पॉइंट है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उन्होंने अपनी थियरी दी जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मजा कैलकुलेट कैसे करें कि किस एक्टिविटी से कितना मजा आ रहा है, तो इसके लिए बेंथम ने एक साइंटिफिक फॉर्मूला दिया जिसको उन्होंने नाम दिया हीडोनिस्टिक कैलकुलस या फेलिसिफिक कैलकुलस। तो बेंथम ने कहा कि मोरालिटी को हम नाप सकते हैं साइंटिफिकली। उन्होंने कहा कि आपके किसी भी एक्शन से कितना प्लेजर जो है वो जनरेट होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है इंटेंसिटी, यानी कि कितना जोर का मजा आया तुमको, हाउ स्ट्रॉन्ग। दूसरा है ड्यूरेशन, यानी कितनी देर तक मजा आया तुमको। तीसरा है सर्टेनिटी, यानी कि कुछ करोगे तो तुम कितने सर्टेन होगे मुझे मजा आएगा ही आएगा। चौथा है प्रोपिंक्विटी, यानी कि कितनी, हाउ सून इट विल ओकर। फिर है फेक्युंडिटी, यानी कि विल इट लीड टू मोर प्लेजर। देन है प्योरिटी, इज इट फ्री फ्रॉम पेन। और फिर है एक्सटेंट के हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड। यही है ना मेन तो इनका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो ये जो है इन्होंने एक कैलकुलेट करने का तरीका दिया, मजे को, हैप्पीनेस को, प्लेजर को। और जितना ज्यादा प्लेजर उतनी ज्यादा मोरालिटी इनके अकॉर्डिंग। सो ये है हिडोनिस्टिक कैलकुलस। और फिर इन्होंने कहा इनकी जो थ्योरी है उसका प्रिंसिपल है कॉन्सिक्वेंशियल नेचर, यानी कि बेंथम की जो थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की, ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का या टीलियोलॉजी का ही एक फॉर्म है। क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन हो सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही मैटर करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे उसकी मोरालिटी जो है वो डिटरमाइन की जाती है। तो मोरल वर्थ ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन इंटेंशंस, मोटिव, ड्यूटी और रूल्स। तो जो आउटकम होती है आपके एक्शन की, कि उससे क्या हैप्पीनेस जनरेट हुई या पेन जनरेट हुआ, बस उसी के बेसिस पे आपके एक्शन की मोरालिटी डिटरमाइन हो रही है। तो इसका नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्शन है उससे बहुत ज्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है तो उसको मॉरली राइट माना जाएगा, बेशक उससे कुछ लोगों का नुकसान हो रहा हो। इस थियरी को सोशल हीडोनिज्म भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो हीडोनिज्म क्या होता है, सुखवाद। तो सोशल हीडोनिज्म क्या हुआ, सामाजिक सुखवाद। तो नाम से ही समझ आ रहा है ना, जो सोसाइटी के लिए सुख प्रोड्यूस करे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्लेजर पे फोकस करता है, हेडोनिज्म भी प्लेजर पे फोकस करता है, बट ये इंडिविजुअल के प्लेजर पे फोकस नहीं करता, रादर कलेक्टिव या सोशल हैप्पीनेस पे फोकस करता है। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सो यहाँ पे मोरालिटी जो होती है ना, इट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल सोसाइटल प्लेजर, समाज का प्लेजर, समाज का मजा बढ़ाना है। तुम्हें राहुल गांधी वाली बात याद रखना, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ।
तो द क्राइटेरिया टू जज राइटियसनेस एंड wrongness ऑफ एन एक्शन इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब इनकी थियरी की कुछ मेरिट्स भी होंगी, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे। तो पहले हम मेरिट्स ऑफ बेंथम्स एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म या सोशल हिडोनिज्म, इसके प्लस पॉइंट देखते हैं। तो पहला इसका प्लस पॉइंट है कि ये थ्योरी जो है ये डेमोक्रेटिक है और इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करती है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान की हैप्पीनेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ऐसा नहीं है कि मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, मेरे वाली अलग नहीं है, इसमें सबके वाली सेम है। तो एक डेमोक्रेसी में फॉर एग्जांपल एक पुअर फार्मर है, उसका वोट और ये अडानी जी का वोट, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। और क्योंकि बेंथम की थ्योरी जो है वो भी इक्वल मॉरल कंसिडरेशन देती है कि फार्मर भी खुश रहे और अडानी जी भी खुश रहे, तो द थियरी इज डेमोक्रेटिक। दूसरा है रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब हमने देखा था कि बेंथम ने क्या किया था, उसने एक कैलकुलस दिया था कि आप प्लेजर को कैसे कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके आप कैसे डिटरमाइन करो कि कौन सा एक्शन जो है वो ज्यादा मोरल है, कौन सा कम मोरल है। जितना ज्यादा मजा उतनी ज्यादा मोरालिटी। तो ही मेड एन अटेम्प्ट टू मेक एथिक्स ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। और दूसरा ही इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये कहाँ यूज होता है कि गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, कोई पॉलिसी लेके आनी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही लेके आना है, पीडीएस फ्री अनाज वाला। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कैलकुलेट करती है पहले, पॉलिसी लाने से पहले, कि कितने लोगों को इससे फायदा होगा और किस एक्सटेंट तक फायदा होगा। जिसमें कि अगेन हमें बेंथम की इस थ्योरी की झलक देखने को मिलती है कि कितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा और किस हद तक फायदा होगा। तो ग्रेटेस्ट गुड या मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देन थर्ड इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी। यानी कि ये थ्योरी जो है ये पब्लिक पॉलिसी में, लॉ में, गवर्नेंस में, हर जगह पे ये यूज होती है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वैक्सीन पहले किसको देगी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, लेडीज होगी, उनको दी जाएगी, ताकि मैक्सिमम लाइव्स जो हैं वो बचाई जा सके, इंस्टेड ऑफ के हाँ भाई पहले आओ पहले पाओ। उसमें हेल्दी लोगों को भी लग रहा है, तो वो तो उस टाइम पे एक तरह से वेस्ट ही है ना। तो शॉर्टेज के टाइम पे, और वहां पे जिसको एक्चुअल में जरूरत है वो रह जाएगा। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल यूटिलिटीज की ये है कि ये पब्लिक पॉलिसी में इस तरह से यूज की जा सकती है। देन नेक्स्ट है कि ये ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट एम्फसाइजेस द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस एज गोल्स ऑफ एथिक्स। तो ये नहीं कह रही कि सेक्रीफाइस करो, बलिदान दो, त्याग करो, नहीं। ये हैप्पीनेस पे और वेल बीइंग पे फोकस करेगी, कोई एक्शन कितना ज्यादा वेलफेयर या हैप्पीनेस क्रिएट करता है। और ये रिजिड मोरल रूल्स से दूर जाती है, ट्रेडिशन से दूर जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट है और मिड डे मील स्कीम हो गया, तो इनका एम क्या है कि एक्चुअल वेलबींग जो है या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों की, वो बढ़े, रादर देन फॉलोइंग ट्रेडिशनल या कोई रिलीजियस पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करने की बजाय ये क्या कोशिश कर रही है कि बच्चों का या गरीबों का वेल बीइंग जो है वो बढ़े, बेटर न्यूट्रिशन मिले, बेटर लर्निंग मिले, बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो, और ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग जो है वो क्रिएट हो। देन है इनकी डीमेरिट्स, और डीमेरिट्स जो हैं वो एक बेसिस बने बाद में जेएस मिल ने जो अपनी थियरी दी। ओके, तो पहले अब इनकी डीमेरिट्स देखते हैं। तो सबसे पहली और जो सबसे खतरनाक डीमेरिट है वो है नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब क्योंकि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात यहाँ पे की जाती है, तो क्या होता है कि हैप्पीनेस ऑफ मेजॉरिटी कैन ओवरराइड द सफरिंग ऑफ माइनॉरिटीज, पोटेंशियली लीडिंग टू इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। कि आप ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस देखने के चक्कर में माइनॉरिटी की हैप्पीनेस को इग्नोर कर सकते हो, जिससे कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकती है और इंजस्टिस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ये बड़ा सा डैम बनाएंगे। अब डैम के पीछे है रिजर्वोयर, तो रिजर्वोयर से क्या होगा कि जो ट्राइबल्स के घर हैं, जो उनकी जमीन है, वो सब डूब जाएगी, एंसेस्ट्रल लैंड जहाँ पे वो हजारों सालों से रह रहे हैं। बट गवर्नमेंट कह रही है कि ये
100 गाँव अगर डूब जाते हैं तो कोई बात नहीं। आगे 10,000 गाँवों को तो हम बिजली और पानी दे पा रहे हैं ना, तो यूटिलिटेरियनिज़्म का प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। फॉर अनएथिकल एक्ट्स कि क्या होता है कि कई एक्शंस जो होते हैं वो मॉरली रॉन्ग होते हैं। देखो देयर आर थिंग्स व्हिच आर एब्सोल्युटली रॉन्ग और देयर आर थिंग्स व्हिच आर राइट। तो वो भी कई बार जस्टिफाई हो जाते हैं ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ाने के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल ये सरतन से जुदा वाली भीड़ है और ये कह रही है कि भाई ये इस बंदे को हमारे हवाले कर दो, इन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया है। ओके, तो अब ये पुलिसमैन या पॉलिटिशियन कोई ये सोचे कि हाँ भाई ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसको इनके हवाले कर दूंगा तो ये लोग खुश हो जाएंगे। देन दिस इज एन अनएथिकल एक्ट, ये गलत बात है। ठीक है, बिकॉज देर इज सच अ थिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और अगर इसने बाई चांस कुछ गलत किया है, इलीगल किया है, देन लॉ शुड फॉलो इट्स प्रोसीजर। आप इसको भीड़ के हवाले करके यूटिलिटेरियनिज्म क्लेम करोगे और यूटिलिटेरियनिज्म इस एक्शन को मॉरल ठहरा देगा। ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ डीमेरिट। देन तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट्स। हैप्पीनेस जो होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है। हर इंसान की अपनी फीलिंग होती है हैप्पीनेस की, और उसको ना क्वांटिफाई करना किसी फॉर्मूला में डाल के उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना अक्रॉस इंडिविजुअल्स बहुत ही डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, तुमने देखा कितनी ही बड़ी खुशी आ जाए, ओके, तो वो इतना हैप्पीनेस उनको मतलब शो नहीं करते, फील नहीं होती जो। और कुछ होते हैं कि भाई उनका अगर इंस्टाग्राम पे 4 लाइक्स आ जाएं तो पूरे दिन घर में कूदते फिरेंगे। सो हैप्पीनेस जो है वो सब्जेक्टिव है, इट इज अ फीलिंग बेस्ड थिंग। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको आप नाप नहीं सकते, ओके, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को मान लो, गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस है, या तो वो स्टेडियम बनाए या वो कैंसर हॉस्पिटल बनाए। ओके, तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव वे नहीं है मेजर करने का या कंपेयर करने का कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट से ज्यादा हैप्पीनेस जनरेट होगी। स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, ऑब्वियसली बच्चों के लिए, एथलीट्स के लिए, सबके लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर तुम सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखो तो ये तो क्योर वाला पर्सपेक्टिव हो गया, ओके, ट्रीटमेंट वाला हो गया। बट स्टेडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन। आप रनिंग करोगे, सब करोगे तो हेल्दी रहोगे, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज, कितनी डिजीज प्रिवेंट होंगे। और कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, जो कैंसर के रोगी हैं उनका इलाज होगा। सो कैसे डिसाइड करें कि किससे ज्यादा हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट बेंथम कहते हैं कि मेरे कैलकुलस से आप क्वांटिफाई कर सकते हो। देन चौथी प्रॉब्लम क्या है कि बेंथम जो है वो हायर और लोअर प्लेजर्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते। वो सारे प्लेजर्स को बराबर ही ट्रीट करते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल या मॉरल या कल्चरल सुपीरियोरिटी है कुछ प्लेजर्स की, उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट है, एक कहता है कि मैं 2 घंटे पबजी खेल के ओहो मजा आ गया, दूसरा कहता है मेरे को तो वही उसी 2 घंटे में सी सैट सॉल्व करने में मजा आता है। होते हैं भाई ऐसे लोग भी। तो बेंथम क्या है, वो कहेगा कि ये दोनों लोग बराबर है, ओके, क्योंकि इन दोनों का मजा बराबर है। बट सॉल्विंग सीसैट जो है उसके जो आगे रिजल्ट्स हैं कि इसका यूपीएससी क्लियर होगा या कुछ होगा, इसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ेगी, एप्टीट्यूड बढ़ेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये इसको एक सुपीरियर प्लेजर बनाती हैं टू 2 घंटे जो सीसैट सॉल्व करा है। बट बेंथम ऐसा नहीं मानते। देन फिफ्थ जो क्रिटिसिज्म है वो है कि इनकी ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ये ऑर्थोडॉक्सी को और स्टेटस को सपोर्ट करती है। यानी कि कोई समाज में प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करे, पुराने गलत रीति रिवाज है उनको हटाने की कोशिश करे, तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो कहेगा कि क्योंकि समाज के मेजोरिटी जो लोग हैं वो इन रीति रिवाजों को मानते हैं, तो इनको हटाना गलत है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ सफरिंग ऑफ मेजोरिटी। एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सती का अपोज किया था। ओके, बट उस टाइम पे कहते हैं कि जो मेजोरिटी वो थी, ओपिनियन वो थी कि सती जो है वो हमारी ट्रेडिशन है, और बहुत लोग जो है सती को सपोर्ट करते थे। सो बेंथम के अकॉर्डिंग, बेंथम के लॉजिक के अकॉर्डिंग, कि क्योंकि मेजोरिटी उस चीज को सपोर्ट कर रही है, तो सती को अपोज करना और कोई रिफॉर्म्स लेके आना मॉरली रॉन्ग होगा और अनएथिकल होगा। ऐसे ही कुछ हमारे देश में कुछ ऐसी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो कि वैक्सीनेशन को नहीं सपोर्ट करते, कहते कि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट है, पोलियो की वैक्सीन नहीं लेंगे, कोई वैक्सीन नहीं लेंगे। उससे
क्या होगा? अब बेंथम तो सपोर्ट कर देंगे कि भाई ज़्यादातर ज़्यादा लोग हैं, पूरी कम्युनिटी मना कर रही है, तो आप वैक्सीन मत लगाओ। बट उससे हो क्या रहा है? हर्ड इम्यूनिटी कम हो रही है और जो डिज़ीज़ बर्डन है देश के एक्सचेकर पे, वो बढ़ रहा है। कल को तुम्हें पोलियो होगा, तो तुम जाके गवर्नमेंट का ही तो सर खाओगे ना। तुम एक तरह से बेनिफिशियरी बनोगे कि फिर तुम स्कीम्स माँगोगे, तुम ये करोगे कि हमें ये दो, वो दो। तो बट बेंथम उसको भी सपोर्ट कर देंगे कि नहीं, बिकॉज़ मेजॉरिटी इज़ सेइंग कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, तो फिर नहीं चाहिए। देन सिक्स्थ इसका जो शॉर्टकमिंग है कि इसकी जो ओरिएंटेशन है ना, वो शॉर्ट टर्म है। ये इमीडिएट प्लेजर पे फोकस करती है और एक्शन के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फ्यूचर हार्म्स हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, अब कोई गवर्नमेंट है, वो इन्वायरमेंट रूल्स को कट कर देती है क्योंकि उनका जो अभी इमीडिएट गोल है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और बट उससे होगा क्या? ज्यादा जल्दी जल्दी आप बिना EIA करे हुए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किए हुए, आप इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देते रहोगे, इंडस्ट्रीज लगती रहेंगी, तो उससे लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन और हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, जैसे हमारे देश में हो रहा है। दिल्ली में सर्दियों में क्या हालत हो जाती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो इमीडिएट इमीडिएट जो उनको आउटकम चाहिए थी, वो थी कि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब और हरियाणा की जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरता है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किस तरह जो फॉरेस्ट लैंड है, वो सारी की सारी फार्म लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट लैंड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं देखा गया। किस तरह से नदियों का यूट्रोफिकेशन होगा, किस तरह पंजाब में कैंसर बढ़ गया है। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा गया। तो यहाँ पे भी ये भी यूटिलिटेरियनिज्म की एक शॉर्टकमिंग है। देन इट इग्नोर्स जस्टिस एंड राइट्स, ये इसका सातवां क्रिटिसिज्म है कि ये जो है ना, ये इंडिविजुअल राइट्स को, मॉरल ड्यूटीज को, जस्टिस को, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। मतलब इससे क्या होता है कि इससे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है, उसकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एथिकल सिनेरियोज में लिमिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक इनोसेंट इंसान को पनिश करने से क्या होगा कि पब्लिक ऑर्डर, लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। वो वही ST SJ वाली बात ले लेते हैं कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, मेजोरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो गवर्नमेंट यूटिलिटेरियनिज्म को अगर फॉलो करे, तो वो इसको टांग देंगे या भीड़ के हवाले कर देंगे। ओके, मेजोरिटी हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए। बट इसमें हुआ क्या? जस्टिस और इंडिविजुअल राइट तो वायलेट हो गए ना। सो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। तो ये एग्जाम के लिए कंक्लूजन है। ये रट लेना, लिख लेना, कल हम करेंगे ये। तो लेक्चर का PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी डाला है और टेलीग्राम का लिंक भी डाला है। आप दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता कब टेलीग्राम को वो बैन कर दे। सो फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप 2। और बीच में है मेरा इंस्टाग्राम लिंक। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं। वहां पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।